सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आज की इस क्लास में। आज हम एक और नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। ये जो टॉपिक है ये यूपी पुलिस, होमगार्ड, बीपीएससी टीचर, यूपीएसआई सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र पर अधिक पड़ा? यानी जब अंग्रेज शासन कर रहे थे भारतीय क्षेत्र पर तो सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ा? तो पहला है आर्थिक, बी है राजनीतिक, सी है धार्मिक और डी है मनोवैज्ञानिक। तो ब्रिटिश शासन का जो सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था वो पड़ा था आर्थिक पर। तो एक का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है मिलाने वाला। तो पहला है ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चरण और दूसरा है विशेषताएं। तो पहला जो चरण था ये था वाणिज्यिक चरण। ये चरण था 1757 से 1813 के बीच। इसमें जो था ये था एकाधिकार व्यापार व प्रत्यक्ष विनियोग का कार्य। तो ए में हो जाएगा एक। दूसरा है औद्योगिक चरण। ये था 1813 से 1860। इसमें क्या था? मुक्त व्यापार का कार्य। तो बी में हो जाएगा दो। तीसरा है वित्तीय पूंजीवाद जिसमें 1860 से 1947। इसमें था इसमें ब्रिटिश पूंजी निवेश का काल, यानी जो ब्रिटिश थे वो भारतीयों में पूंजी निवेश कर रहे थे। तो सी में हो जाएगा 3। तो अब देखते हैं कौन सा सही है। तो ए में होना चाहिए एक। तो पहले में ए में होगा एक और डी में है एक। तो बी और सी नहीं होंगे। दूसरा होगा बी में 2। तो बी में जो 2 है वो सिर्फ पहले वाले में है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई? यानी अंग्रेजों ने किस युद्ध के बाद जो है भारत में लूटना प्रारंभ किया? तो पहला है प्लासी के युद्ध के पश्चात, बी है बक्सर के युद्ध के पश्चात, सी है कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति मिलने के पश्चात और डी है 1813 के चार्टर एक्ट के पश्चात। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जब प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था उसके पश्चात जो है अंग्रेजों ने भारत में लूट की शुरू कर दी थी योजना। तो जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो हुआ था आपका 23 जून 1757। 23 जून 1757। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ब्रिटिश काल में भारत निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया? तो पहला है स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, बी है रैयतवाड़ी व्यवस्था, सी है महालवाड़ी व्यवस्था और डी है दासशाला व्यवस्था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा दासशाला व्यवस्था। जो दासशाला व्यवस्था थी ये बेसिकली मुगल काल में थी। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? तो पहला है विलियम डाडले ने, बी है रोजर स्मिथ ने, सी है लॉर्ड डलहौजी ने और डी है वारेन हेस्टिंग ने। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका वारेन हेस्टिंग, यानी आंसर नंबर डी जो है सबसे पहले रेलवे लाइन बिछाई गई थी। लेकिन डलहौजी के काल में सर्वाधिक रेल लाइन बिछाई गई थी। तो सर्वाधिक पूछे तो डलहौजी, वहीं बिछवाई किसने थी? तो बिछवाई थी वारेन हेस्टिंग। तो प्रश्न के हिसाब से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वारेन हेस्टिंग। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? यानी जो ड्रेन थ्योरी है कि भारत से सारा जो रुपया पैसा है, जो धन है वो ब्रिटिश में जा रहा है, ब्रिटेन में। तो ये किसने कहा था? तो पहले गोपाल कृष्ण गोखले, बी है दादा भाई नौरोजी, सी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी और डी है लाला लाजपत राय। तो जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी थी वो दी थी आपके दादा भाई नौरोजी ने। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। वर्ष 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की
वह किसके बीच थी? तो पहला है बम्बई और थाने के बीच, बी है कलकत्ता और मद्रास के बीच, सी है बम्बई और आगरा के बीच, और डी है बम्बई और आगरा के बीच। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कलकत्ता और आगरा के बीच, यानी आंसर नंबर डी। तो ये भी याद रखिएगा कि कभी ये भी प्रश्न पूछ लीजिएगा कि भारत में पहली टेलीग्राफ लाइन कब शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी आपकी 1853 में। तो ये भी याद रखिएगा। और किसके समय शुरू की गई थी पूछ ले, तो ये शुरू की गई थी लॉर्ड डलहौजी के समय। तो 3 क्वेश्चन इस क्वेश्चन से याद रखिएगा कि पहली बार टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई थी, वो शुरू की गई थी 1853 में। और किसने शुरू की थी? तो वो शुरू हुई थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। और कहाँ से कहाँ शुरू हुई थी? तो ये शुरू हुई थी कलकत्ता से आगरा के बीच में। तो 7वें नंबर से 3 क्वेश्चन हमने आपको बना के दिया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। भारत में ब्रिटिश भूराजस्व प्रणाली का निम्नलिखित से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? तो पहला है बटाईदार, बी है किसान, सी है जमींदार, और डी है कृषि मजदूर। तो जो सबसे अधिक जो लाभ प्राप्त किया था वो प्राप्त किया था जमींदार, क्योंकि जो किसान थे वो जमींदारों के अधीन होते थे। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है भारत में सबसे पहले सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित की गई थी? तो पहला है सूरत, बी है बम्बई, सी है अहमदाबाद, और डी है कोयम्बटूर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बम्बई में, आंसर नंबर बी। तो ये भी याद रखिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में कौन सी कृषकों के हित को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? तो पहला है बंगाल प्रांत की स्थायी भू व्यवस्था, बी है मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी व्यवस्था, सी है मध्यवर्ती प्रांत की जमींदारी व्यवस्था, और डी है संयुक्त प्रांत की मालगुजारी व्यवस्था। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका मद्रास की रैयतवाड़ी व्यवस्था, आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त या इस्तेमारी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट शुरू किया गया था? तो पहला है रॉबर्ट क्लाइव, बी है वारेन हेस्टिंग, सी है लॉर्ड विलेस्ली, और डी है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो जो स्थायी बंदोबस्त, इसी का जो दूसरा नाम है वो है इस्तेमारी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट। तो ये जो शुरू किया था बंगाल और बिहार में, ये शुरू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? तो पहला 1753, बी है 1793, सी है 1762, और डी है 1803 में। तो जो स्थायी बंदोबस्त लागू की गई थी ये लागू की गई थी 1793 में। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई? तो पहले 1816, बी 1818, सी 1820, और डी 1822। तो जो रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी ये लागू की गई थी आपकी 1820 में। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? तो पहला 1793, बी 1816, सी 1820, और डी 1822। तो महालवाड़ी व्यवस्था को जो लागू की गई थी वो लागू की गई थी औपचारिक रूप से 1822 में। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। स्थायी बंदोबस्त जिन क्षेत्रों में लागू किए गए थे उनमें शामिल हैं। तो पहला है बंगाल, दूसरा है बिहार, तीसरा है उड़ीसा, चौथा है मद्रास की उत्तरी जिले, और पांचवा है बनारस। तो अब बताना है इनमें से किन किन क्षेत्रों में लागू किया गया था स्थायी बंदोबस्त। तो पहला 1 2 3 4, बी है 1 3 4 5, सी है 1 2 4 5, और डी है
1, 2, 3, 4, 5। तो जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई थी, वो इन सभी क्षेत्रों में लागू की गई थी। यानी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास का उत्तरी जिला और बनारस। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादक के लिए प्रसिद्ध था? तो पहला है बिहार, बी है दक्षिणी भारत, सी है गुजरात और डी है असम। तो यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। अभी हाल ही में बीपीएससी टीचर में भी ये क्वेश्चन आया था। तो जब अंग्रेज शासन कर रहे थे, उस समय जो है बिहार अफीम उत्पादक का बहुत प्रसिद्ध केंद्र था। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था। तो पहला है उत्पादन की गुणवत्ता में कमी, बी है कच्चे माल का अनुपलब्धता यानी कच्चे माल की उपलब्धता नहीं थी, सी है ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर और डी है कारीगरों की अनुपलब्धता। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ब्रिटेन को जो है माल निर्यात करते थे तो उस पर जो है उच्च कर लगाया जाता था, क्योंकि व्यापार जो होता था वो समुद्र के माध्यम से होता था, तो जो तटकर है वो ज़्यादा लगाया जाता था। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो पहले बंकिम चंद्र चटर्जी, बी है दीनबंधु मित्र, सी है शरत चंद्र चटर्जी और डी है रविंद्रनाथ ठाकुर। तो नील दर्पण की जो पुस्तक लेखक हैं वो बेसिकली हैं दीनबंधु मित्र। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। और ये याद रखिएगा इसमें जो है नील आंदोलन को दर्शाया गया है, यानी नील कृषकों की दुर्दशा को। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे। तो पहला है चिकमंगलुरु जनपद में, बी है कुर्ग जनपद में, सी है नीलगिरी जनपद में और डी है वायनाड जनपद में। तो अंग्रेजों ने सर्वप्रथम जो कहवा लगाया था वो लगाया था वायनाड जनपद में। यानी जो वायनाड है ये आपका केरल में एक जिला है, केरल में। तो 19 का राइट आंसर आंसर नंबर डी होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? यानी वही जो क्वेश्चन है कि जो ड्रेन थ्योरी है, ग्रेन ड्रेन थ्योरी, वो किसने दी थी? तो पहला है दादा भाई नौरोजी, बी है एम एन राय, सी है जयप्रकाश नारायण और डी है राम मनोहर लोहिया। तो ड्रेन थ्योरी जो दी थी ये दी थी दादा भाई नौरोजी ने। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो पहला लॉर्ड डफरिन के समय, बी है लॉर्ड लिटन के समय, सी है लॉर्ड मेयो के समय और डी है लॉर्ड रिपन के समय। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा लॉर्ड मेयो के समय जो है भारत में प्रथम जनगणना शुरू हुई थी। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। सर थॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंद व्यवस्था से संबंधित है? तो पहला स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, बी है महालवाड़ी व्यवस्था, सी है रैयतवाड़ी व्यवस्था और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो थॉमस मुनरो था ये बेसिकली रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित था। यानी रैयतवाड़ी व्यवस्था का मतलब होता है कि रैयत का तात्पर्य होता है किसान। तो जो किसान थे वो अपने खेत के खुद ही मालिक थे। तो 22 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 में किन नगरों के बीच हुआ? तो पहला है हावड़ा और श्रीनगर, श्री रामपुर, बी है बम्बई और ठाणे, सी है मद्रास और गुंटूर और डी है दिल्ली और आगरा। तो जो प्रथम रेल लाइन बिछाई गई थी 1853 में जो चली थी वो चली थी बम्बई और ठाणे के बीच। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पहला है छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता, बी है भारतीय संस्कृति को
प्रोत्साहित करना, सी है भारतीय लोगों को आधुनिक बनाना जिससे वे राजनीतिक जिम्मेदारी में भाग ले सकें, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ब्रिटिश सरकार ने भारत में जो आधुनिक शिक्षा का जो प्रसार किया था, उनका जो मेन मकसद था, वो था कि छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति, जिससे भारतीयों की आवश्यकता, शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता, क्योंकि जो छोटे-छोटे कर्मचारी होंगे, वो अंग्रेजों की मदद करेंगे उनके कार्य में। तो इसीलिए जो है भारतीय शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया था। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदारों को पूरे लगान या भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया? तो पहला है 89%, बी है 11%, सी है 66% और डी है 33%। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर होगा, वो हो जाएगा आपको 89%, यानी आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। रैयतवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई उनमें शामिल थे। तो पहला है मद्रास प्रेसिडेंसी, बी है बम्बई प्रेसिडेंसी, तीसरा है पूर्वी बंगाल, चौथा है असम और पांचवा है कुर्ग। तो बताना है किन किन क्षेत्रों में जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। तो पहला है 1 2 3 4, बी है 1 3 4 5, सी है 1 2 4 5 और डी है 1 2 3 4 5। तो जो रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी, ये लागू की गई थी आपकी इन सभी क्षेत्रों में, यानी मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग में। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक, यानी द फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट इन नॉर्दर्न इंडिया किसे कहा जाता है? यानी जो उत्तरी भारत में जो भूमिकर व्यवस्था शुरू की गई थी, वो किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो पहला मार्टिन बर्ड, बी है टॉमस मुनरो, सी है कैप्टन रीड और डी है चार्ल्स क्रांटनी। तो जो उत्तरी भारत में जो भूमिकर व्यवस्था का जो प्रवर्तक था, वो प्रवर्तक था मार्टिन बर्ड। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। समस्त अंग्रेजी भारत की सर्वाधिक भूमि पर 51% भूमि पर अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था थी। यानी जो वो व्यवस्था कौन सी थी जो समस्त भूमि पर 51% जो है अंग्रेजों को प्राप्त होती थी, या अंग्रेजों द्वारा लिया जाता था। तो पहला स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, सी है रैयतवाड़ी व्यवस्था, सी है महलवाड़ी व्यवस्था और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था, यानी आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। भारत में उपनिवेशी काल में हुइटली आयोग 1929 का उद्देश्य था। तो पहला है और आगे राजनीतिक सुधारों के लिए भारत की क्षमता का परीक्षण, बी है श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन पर सिफारिशों प्रस्तुत करना, सी है भारत में वित्तीय सुधारों के लिए परियोजना तैयार करना और डी है भारत में प्रशासनिक सेवाओं के लिए विस्तृत विकसित विकसित विस्तृत पद्धति विकसित करना। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर होगा, वो था आपका कि श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन पर सिफारिशें प्रस्तुत करना। तो 29 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी। एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि डायरेक्टली ये पूछेगा कि हुटली आयोग कब बनाया था? हुटली आयोग तो ये बना था आपका 1929 में। तो ये भी याद रखिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन था? यानी जो 1881 में भारत में स्थापित हुआ था, वो सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन था जो भारतीयों द्वारा चलाया गया? तो पहला हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक, बी है अवध कमर्शियल बैंक, सी है पंजाब नेशनल बैंक और डी है पंजाब एंड सिंध बैंक। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा अवध कमर्शियल बैंक, यानी आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31।
अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था? तो पहला है बंगाल प्रेसिडेंसी, बी है मद्रास प्रेसिडेंसी, सी है बम्बई प्रेसिडेंसी और डी है मद्रास प्रेसिडेंसी एवं बम्बई प्रेसिडेंसी में। तो जो रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी, ये लागू की गई थी आपकी मद्रास प्रेसिडेंसी एवं बम्बई प्रेसिडेंसी में। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 ईस्वी में पारित इल्बिट इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था? तो पहला है जहां तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना। बी है देशी प्रेस की स्वतंत्रता पर कड़ा अंकुश लगाना, क्योंकि उसे उपनिवेशी शासकों का विरोधी समझा जाता था। सी है प्रशासनिक सेवा परीक्षाएं भारत में करवाना, ताकि देशी भारतीयों को उसमें बैठने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। और डी है आर्म्स एक्ट में संशोधन कर देशी भारतीयों को वश रखने की अनुमति देना। तो जो 1883 में जो इल्बर्ट बिल आया था, उसका जो मेन उद्देश्य था, वो था जहां तक अदालतें हैं कि दंडिक जो अधिकारिता का संबंध है, वह भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर होना है। यानी जो चाहे भारतीय हो या यूरोप के लोग हों, सबको जो है उसके तहत बराबरी का दंड दिया जाएगा। तो इस हिसाब से 32 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो पहला है कि बड़े सामंतों को आवंटित भूमि। तो जो बड़े-बड़े सामंत थे, उन्हें जो आवंटित भूमि थी, वो क्या थी? वो थी रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत। तो ए में होगा 2। ए में 2 नहीं, बड़े सामंतों को आवंटित भूमि, ए में हो जाएगा 1। तो ए में होगा 1। दूसरा है मालगुजारी के इजारदारों अथवा तहसीलदारों को आवंटित भूमि। तो ये था आपका, इसे कहते हैं जमींदार। तो 2 में हो जाएगा, बी में होगा 4। तीसरा है उप किराएदार पर देने या गिरवी रखने, हस्तांतरण करने, उपहार देने या विक्रय करने के अधिकार सहित प्रत्येक किसान को आवंटित भूमि। तो ये दिया गया था आपका, ये 1 में यानी जागीरदारी। तो सी में हो जाएगा 1। चौथा है डी ग्राम स्तर पर की गई भू-राजस्व बंदोबस्त। तो डी में हो जाएगा आपका 3। तो अब देखना है इनमें से कौन मैच करता है। तो पहला है ए में 1, तो ए में 1, तो पहले में क्या होगा? पहले में होगा ए। तो पहले में ए है, ए और बी में ए है, तो सी और डी नहीं होगा। दूसरे में देखना है बी में 4, तो बी में 4 केवल बी वाले में है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण क्या था? तो पहला है भारी उद्योगों का अभाव, बी है विदेशी पूंजी की कमी, सी है प्राकृतिक संसाधनों की कमी और डी है धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तहरीज या प्राथमिकता देना। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा भारी उद्योगों का अभाव, यानी जितनी भी बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियाँ थी, वो नहीं थी। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। यद्यपि भारत के व्यापार पर 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, परंतु फिर भी किस वस्तु का व्यापार केवल कंपनी के लिए सुरक्षित रखा गया? तो पहला कागज, बी है जूट, सी है चाय और डी है चीनी। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका चाय, यानी आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया? तो पहले 1813 का चार्टर एक्ट, बी 1833 का चार्टर एक्ट, सी 1858 का विक्टोरिया की घोषणा एक्ट
और डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 1833 के चार्टर एक्ट के तहत जो है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका जो है व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से समाप्त कर दिया गया। तो 36 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी यानी 1833 का चार्टर एक्ट। आइए देखते हैं 1837 स्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए। इसका कारण था, तो पहला है जमींदारों के ऊपर किसानों का विश्वास था। बी है जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। सी है यह ब्रिटिश सरकार की जिम्मेदारी थी। और डी है खेतिहरों की दिलचस्पी प्राप्त करने की नहीं थी। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा, क्योंकि जो उस समय के जमींदार थे उन पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का नियंत्रण नहीं था, तो जिससे जो है वो जमींदारी पट्टी जारी नहीं करते थे। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि स्थायी बंदोबस्त के तहत सरकार ने जमींदारों से हमेशा हमेशा के लिए लगान निश्चित किया, इसी कारण इसे स्थायी बंदोबस्त कहा जाता है। तो दूसरा है रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत सरकार ने रैयतों से लगान निश्चित किया, इसी कारण इसे रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा जाता है। तीसरा है महलवाड़ी व्यवस्था के तहत प्रत्येक खेत के आधार पर भू राजस्व निर्धारित नहीं किया गया, बल्कि प्रत्येक महल यानी जागीर का एक भाग के अनुसार निश्चित किया गया। इस व्यवस्था को महलवाड़ी व्यवस्था कहा गया। तो बताना है कौन से कथन सही है। तो पहला 1 और 2 सही है, बी है 2 और 3 सही है, सी है 1 और 3 सही है और डी है 1, 2 और 3 सही है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ये सभी सही यानी आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 से सुमेलित करने वाला। तो एक तरफ दिया है भू राजस्व व्यवस्था और दूसरी तरफ दिया है संबंधित व्यक्ति यानी किसने जो है लागू किया था। तो पहला है स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। तो जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था है वो जो है लागू किया था कॉर्नवालिस, चार्ल्स ग्रांट और जॉन शोर ने। तो ए में हो जाएगा 1। बी है रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो इसे जो लागू किया गया था वो कैप्टन रीड, थॉमस मुनरो और एल्फिंस्टन ने। तो बी में हो जाएगा 2। सी है महलवाड़ी व्यवस्था, इसमें हार्ट मैकेंजी, मार्टिन बर्ट। तो सी में हो जाएगा 3। तो अब देखना है कौन से कथन सही हैं। तो ए में 1 होना चाहिए, तो ए में ए पहले में है और ए में सी में है। तो बी और डी नहीं होगा। दूसरा है बी में 2। तो बी में 2 जो है सिर्फ पहले वाले कथन में है। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए यानी स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस, चार्ल्स ग्रांट और जॉन शोर संबंधित थे। रैयतवाड़ी से कैप्टन रीड, थॉमस मुनरो और एल्फिंस्टन संबंधित थे, जबकि महलवाड़ी से हार्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ट संबंधित थे। तो इन 4 में से 3 में से हर एक नाम को गायब करके पूछ सकता है, तो ये याद रखिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 महलवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई थी उनमें शामिल हैं। तो पहला है गंगा घाटी, दोआब के उत्तर पश्चिमी प्रांतों यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तीसरा है मध्य भारत के कुछ भाग और चौथा है मराठों के अधिकृत प्रदेश और पांचवा है पंजाब। तो जो महलवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी वो लागू की गई थी आपकी इन सभी में, यानी 40 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो एक तरफ दिया है काश्तकारी अधिनियम और दूसरा है सूची वर्ष यानी कब आया था। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला है बंगाल काश्तकारी अधिनियम, ये कब आया था? तो ये आया था 1885 में। तो ए में हो जाएगा 1। तो पहले का 1। दूसरा है अवध लगान अधिनियम एवं मद्रास काश्तकारी विधेयक, ये आपका आया था 1886 में। तो बी में हो जाएगा 2। तीसरा है दक्कन काश्तकारी अधिनियम, ये आया था 1879 में। तो सी में हो जाएगा 3 और डी है मध्य प्रांत काश्तकारी विधेयक, ये डी आया था डी में 4।
तो जो 1, 2, 3, 4 यानी ये सीक्वेंस होगा। तो पहले में ए, 2, 3, 4 तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए। ये याद रखिएगा, ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा का माध्यम को लेकर उठे प्राच्य आंग्ल विवाद का अंत मैकाले के प्रपत्र 1835 से हुई। इसके अनुसार किस भाषा को भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम जो है स्वीकार किया गया? तो पहला है हिंदी, बी है उर्दू, सी है संस्कृत और डी है अंग्रेजी। तो जो मैकाले इसी को क्या कहते हैं? मैकाले मिनट्स 1835। तो इसका जो भाषा का जो माध्यम था, वो था जो है अंग्रेजी। यानी मैकाले जो है अंग्रेजी का प्रसार करना चाहता था। तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा यानी महाधिकार पत्र कहा जाता है? तो पहला है उड के घोषणा पत्र यानी जो उड डिस्पैच 1854 में आया था को, बी है हंटर आयोग 1882 के प्रतिवेदन को, सी है रैले आयोग 1902 के प्रतिवेदन को और डी है सैंडल आयोग 1917 का प्रतिवेदन। तो जो भारतीय शिक्षा का जो मैग्ना कार्टा कहलाता है, वो कहलाता है उड डिस्पैच 1854। तो ये याद रखिएगा। तो 53 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। यहाँ से 3 क्वेश्चन हम बता रहे हैं कि हो सकता है कि ये पूछ ले कि उड डिस्पैच या उड घोषणा पत्र कब आया था? तो ये आया था 1854। वही हंटर आयोग कब आया था? तो आया था 1882। रैले आयोग 1902 और सैंडलर आयोग 1917। तो ये सभी आप लोग याद रखिएगा। ये सन देकर आयोग या आयोग देकर वर्ष पूछ सकता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। किसने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने वाले विधेयक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किया, जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो पहला गोपाल के गोखले, बी है लाला लाजपत राय, सी है महात्मा गांधी और डी है सुभाष चंद्र बोस। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका गोपाल कृष्ण गोखले ने, यानी आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। शिक्षा से संबंधित आयोग एवं समिति की पहचान करें। तो पहला है हाईटेक समिति 1929, बी है लेंडसे आयोग 1929, सी है सप्रू समिति 1934 और डी है सर्जेंट योजना 1944। तो इनमें बताना है कौन सा सही है। तो क्वेश्चन नंबर जो 45 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ये सभी सभी जो है सम्मिलित हैं। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। यानी याद रखिएगा, हार्टेक समिति जो है 1929 में आई थी, सप्रू समिति 1934 में आई थी, लिंडसे आयोग आया था 1929 में और सर्जेंट योजना आई थी 1944 में। तो ये याद रखिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। किस सिद्धांत का अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को दी जाए और इस वर्ग से छन-छन कर शिक्षा का प्रभाव जनसाधारण तक पहुँचे? तो पहला है अधोमुखी निषेधन का सिद्धांत यानी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, बी है ऊर्ध्वमुखी निषेधन सिद्धांत अपवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, सी अधोमुखी शुद्धिकरण सिद्धांत डाउनवर्ड डिस्टिलेशन थ्योरी और चौथा है डी ऊर्ध्वमुखी शुद्धिकरण सिद्धांत यानी अपवर्ड डिस्टिलेशन थ्योरी। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा अधोमुखी निषेधन का सिद्धांत। यानी इस सिद्धांत का कहना था कि जो शिक्षा है वो एक उच्च लोगों को दी जाए, जिससे जो शिक्षा है वो धीरे-धीरे करके छोटे-छोटे लोगों में पहुँच सके। तो इसी को कहते हैं डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी। तो 46 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो पहला चार्ल्स ग्रांट, बी है मार्समैन, सी है विलियम जोन्स और डी है जॉन मार्शल। तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो राइट आंसर होगा, वो हो जाएगा चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है, आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1817 जो कि पाश्चात्य पद्धति पर उच्च शिक्षा देने का प्रथम कॉलेज था, जिसका धार्मिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं था, की स्थापना किसने की? तो पहला है डेविड हेयर, बी है विलियम जोन्स, सी है मैकाले
और डी है जॉन मार्शल ने। तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डेविड हेयर ने। आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। भारतीय दस्तकारी उद्योग के पतन के कारण थे। तो पहला है अंग्रेजों द्वारा भारतीय बुनकरों के लिए तैयार माल को कम से कम मूल्य पर लेना। बी है अंग्रेजों द्वारा कच्चे माल पर नियंत्रण। सी है इंग्लैंड में आयात की जाने वाली भारतीय वस्तुओं पर भारी आयात कर। और डी है उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर डी, यानी भारतीय दस्तकारी उद्योग के पतन के कारण ये सभी थे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। भारत में अनऔद्योगिकरण यानी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का या प्राक औद्योगिकरण यानी प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन की अवधि थी। तो पहला 1757 से 1857, बी 1800 से 1850, सी 1850 से 1947 और डी है 1900, सॉरी इनमें से कोई नहीं। तो भारत में जो अनऔद्योगिकरण की जो अवधि है ये बेसिकली है 1800 से 1850। तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब प्रारंभ हुई। तो पहला है 1550 ईस्वी में, सी है 1650 में, सी है 1750, अब डी है 1850। तो क्वेश्चन नंबर 51 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर डी यानी 1850। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। भारतीय बुनकरों की दयनीय हालत पर किस गवर्नर जनरल ने टिप्पणी की कि इनका दुख दर्द समूचे इतिहास में अतुलनीय है, यानी इनकी तुलना नहीं की जा सकती। कपड़ा बुनकरों की हड्डियों से भारत की धरती सफेद हो गई है। तो ये कथन जो है वो किसने कहा था। तो पहला कार्नवालिस, बी है बेंटिक, सी है लॉर्ड डलहौजी और डी है कैनिंग। तो ये जो कथन है वो कहा था विलियम बेंटिक ने। तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। बैप्टिस्ट मिशनरियों की त्रिमूर्ति यानी त्रिमूर्ति मतलब जिसमें मार्समैन, विलियम केरी और विलियम बर्ड शामिल थे, ने श्री रामपुर को अपना कार्यक्षेत्र चुना, जिस कारण इन्हें श्री रामपुर त्रयी के नाम से भी जाना जाता है। श्री रामपुर स्थित है। तो पहला बंगाल में, बी है गुजरात में, सी है तमिलनाडु में और डी है केरल में। तो क्वेश्चन नंबर 53 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बंगाल में जो है श्री रामपुर त्रयी स्थित है। आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। भारत में रेलवे के निर्माण के कारण थे, यानी जो रेलवे का निर्माण किया गया था वो क्यों किया गया था। तो पहला है ब्रिटिश उद्योगों में उत्पादित वस्तुओं की तेजी से खपत एवं ब्रिटिश उद्योगों के लिए भारत के विभिन्न भागों में कच्चे माल की आपूर्ति। बी है विस्तृत भारतीय साम्राज्य को एक राजनीतिक प्रशासनिक सूत्र में आबद्ध करना यानी बांधना। सी है आंतरिक विद्रोह एवं वायु आक्रमण के दौरान सेना का तेजी से आवागमन और डी है उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 54 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर डी, यानी ये सभी कारण हैं रेलवे निर्माण के। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत यानी जननी की संज्ञा दी। तो पहला है डलहौजी, बी है कार्ल मार्क्स, सी है दादा भाई नौरोजी और डी है महात्मा गांधी। तो 55 का राइट आंसर होगा महात्मा गांधी, यानी आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। पहला आधुनिक पटसन मिल स्थापित हुआ। तो पहला रेसरा बंगाल, बी है बम्बई, सी है बड़ौज और डी है सूरत। तो क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बंगाल में, यानी रेसरा। आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई। तो पहला बिहार में, बी है बंगाल में, सी है महाराष्ट्र में और डी है तमिलनाडु में। तो जो पहला आधुनिक लोहा इस्पात जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी बिहार में। तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। बिखरे हुए स्वायत्त
गाँव के कवच को इस्पात के रेलवे इस्पात के रेलों से छेद दिया गया, जिससे उनके जीवन रक्त का ह्रास हो गया। यह किसने कहा? तो पहला कार्ल मार्क्स, बी है बुकानन, सी है विलियम जोन्स और डी है डलहौजी। तो क्वेश्चन नंबर 58 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, ये कहा था कथन बुकानन ने। आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। भारतीय राजाओं द्वारा कर लेना सूर्य द्वारा भूमि से पानी लेने के समान था, जो कि पुनः वर्षा के रूप में भूमि पर उर्वरता देने के लिए वापस आता था। पर अंग्रेजों द्वारा लिया गया कर भारत में वर्षा न कर इंग्लैंड में ही वर्षा करता था। यह कथन किसका है? तो पहला आरसी दत्त का, बी है कार्ल मार्क्स का, सी है दादा भाई नौरोजी का और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो कथन है वो कहा था बेसिकली आरसी दत्ता ने, यानी आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। हमारी पद्धति बहुत कुछ स्पंज कर की तरह काम करती है। यानी आप लोग ने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, एक होता है स्पॉन्जिला, यानी जो सोखता होता है वो पानी को सोखता है, तो इसी को कहते हैं स्पंज। तो हमारी पद्धति बहुत कुछ स्पंज की तरह काम करती है। यह गंगा के तटों से सभी अच्छी चीजों को सोख लेती है और टेम्स नदी के तटों पर निचोड़ गिरा देती है। तो ये कथन किसने कहा था? तो पहला कार्ल मार्क्स, बी है दादा नौरोजी, सी है आरसी दत्ता और डी है जॉन सुल्लिवान ने। तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा जॉन सुल्लिवान, यानी आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए? तो पहला है कराची अधिवेशन 1931, बी है सूरत अधिवेशन 1907, सी है लखनऊ अधिवेशन 1916 और डी है लाहौर अधिवेशन 1929। तो क्वेश्चन नंबर 61 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कराची अधिवेशन 1931 में जो है पहली बार जो है मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे। तो ये है कराची अधिवेशन 1931। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। कांग्रेस के कराची अधिवेशन मार्च 1931 के अध्यक्ष कौन थे? तो पहला सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है महात्मा गांधी और डी है सुभाष चंद्र बोस। तो जो कराची का अधिवेशन हुआ था 1931 में, उसके जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है कि सुमेलित करना है। तो एक तरफ दिया है अकाल से संबंधित आयोग और दूसरा है गवर्नर जनरल। तो पहला है स्ट्रेची आयोग 1880। तो उस समय जो ये आया था वो आया था जो है लॉर्ड लिटन के समय। तो ए में हो जाएगा एक। दूसरा है लियाल आयोग 1897। तो ये आया था लॉर्ड एल्गिन के समय। तो बी में होगा 2। तीसरा है मैकडोनाल्ड आयोग 1900। तो ये आया था आपका करजन के समय। सी में 3। और चौथा है वुड हेड आयोग 1943 से 44। ये आया था बेबल के समय। तो डी में हो जाएगा 4। तो इनमें मैच कराना है। ए में एक, ए में एक पहले में है और ए में एक सी में है। तो बी और डी ये आंसर नहीं होगा। अब देखना है बी में 2 कौन कौन से हैं। तो बी में 2 पहले में है और बी में 2 सी में है। तो ये हो सकता है सी में 3। तो सी में 3 केवल पहले में है, जबकि सी में 4 दिखा रहा है। तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। यानी ये सब आप लोग याद रखिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में देशों का भीषणतम अकाल 1942-43 में कहाँ पड़ा? तो पहला बंगाल, बी है महाराष्ट्र, सी है राजस्थान और डी है गुजरात। तो क्वेश्चन नंबर 64 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बंगाल में। आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में से कौन कौन से उद्योग धंधे विकसित हुए? तो पहला जूट, कोयला, लोहा इस्पात, चौथा मशीन के पुर्जे और सूती वस्त्र। तो जो ब्रिटिश काल था उस समय जो उद्योग विकसित हुए थे वो हुए थे आपके जूट, कोयला,
लोहा इस्पात और सूती कपड़ा, मशीन के पुर्जे नहीं होते थे। तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। 1938 ईस्वी के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई उसके अध्यक्ष थे। तो पहला बी के आर राव, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है सरदार पटेल और डी है राजेंद्र प्रसाद। तो क्वेश्चन नंबर 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू, आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता यानी जो फेमिनाइन कोड है कब प्रचलित किया? तो पहला 1879, बी 1881, सी है 1883 और डी है 1885। तो 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा जाएगा आपका 1883 में, यानी अकाल संहिता 1883 में भारत सरकार ने प्रचारित किया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ? तो पहला डफरिन के समय, बी है लिटन, सी है रिपन और डी है लॉर्ड मेयो के समय। तो भारत में जो विकेंद्रीकरण यानी जो सत्ता है वो एक व्यक्ति के हाथ में ना होकर जो है वितरित की जाए, तो इसे कहते हैं विकेंद्रीकरण। तो 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लॉर्ड मेयो के समय, आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब प्रारंभ हुआ? तो पहला 1925, बी है 1929, सी है 1858 और डी है 1935। तो क्वेश्चन नंबर 69 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1925 में, है आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली? तो पहला 1813, बी 1833, सी 1853 और डी 1858 में। तो क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर होगा 1833 में, यानी आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? तो पहला आर सी मजूमदार, बी है रमेश चंद्र दत्त, सी आर जी भंडारकर और डी है रजनीपाम दत्त। तो द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के जो लेखक हैं वो बेसिकली हैं रमेश चंद्र दत्त। तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब प्रारंभ किया या हुआ? तो पहला 1809, बी है 1913, सी है 1916 और डी है 1919। तो भारत में इस्पात का उत्पादन जो प्रारंभ हुआ था ये हुआ था 1913। तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के करघे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया, यह कथन किसका है? तो पहला ई थॉमसन, बी डी टी गैराट, सी हेराल्ड लास्की और डी कार्ल मार्क्स। तो क्वेश्चन नंबर 73 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कार्ल मार्क्स ने कहा था अंग्रेज जो है घुसपैठियों ने भारत के करघे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया। तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी? तो पहला है भारतीय परंपरागत उद्योगों का विनाश, बी है सभी उच्च पदों पर अंग्रेजों की भर्ती, सी है धन के निकास और डी है नीलों द्वारा भारतीयों के साथ किए गए व्यवहार। तो क्वेश्चन नंबर 74 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा धन के निकासी का सिद्धांत, यानी आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। यह कथन भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, ये किसने कहा है? तो पहला एम जी रनाडे, बी है रमेश चंद्र दत्त, सी है जवाहरलाल नेहरू और डी है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो क्वेश्चन नंबर 75 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से कौन
पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया का लेखक हैं? तो पहला है आर.सी. दत्ता, बी है हेनरी कॉटन, सी है महात्मा गांधी और डी है दादा भाई नौरोजी। तो जो द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया जो पुस्तक लिखी है, वो लिखी है आपके दादा भाई नौरोजी ने। तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। भारतीय अर्थविदों में शामिल हैं, यानी जो भारतीय जो अर्थशास्त्री हैं वो कौन-कौन से थे? तो पहला है दादा भाई नौरोजी, बी है आर.सी. दत्ते, सी एम.जी. रनाडे, चौथा है डी.एन. गाडगिल, पांचवा है गोपाल कृष्ण गोखले और छठा है के.टी. शाह। तो उस समय जब अंग्रेज का शासन था, उस समय जो भारतीय अर्थविद थे, वो आपके थे ये सभी। तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब हुआ? तो पहला 1911, बी है 1913, सी है 1916 और डी है 1923। तो 78 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 1916, यानी आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? तो पहला 1903, बी है 1905, सी है 1907 और डी है 1909। तो पहला औद्योगिक जो सम्मेलन हुआ था, वो हुआ था जो है 1907 में। 79 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। 1925 में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पहला है एनी मर्चेंट, बी है टी.सी. गोस्वामी, सी है बी.पी. वाडिया और डी है एम. विश्वेश्वरैया। तो क्वेश्चन नंबर 80 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एम. विश्वेश्वरैया, आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित में से किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया? तो पहला आनंद मोहन बोस, बी है बदरुद्दीन तैयब जी, सी है दादा भाई नौरोजी, सी है फिरोज शाह मेहता। तो क्वेश्चन नंबर 81 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? तो पहला है डलहौजी के समय, बी है करजन, सी है बेलेजली और डी है लेटन के समय। तो क्वेश्चन नंबर 82 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डलहौजी के समय, यानी आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। तो पहला है भारतीय हस्तशिल्पियों के निर्यात में वृद्धि, बी भारतीयों के स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या में वृद्धि, सी है भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण और डी है नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। तो क्वेश्चन नंबर 83 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण, यानी आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। 1813 ईस्वी से पहले ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपाय भारतीयों का आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए नहीं अपनाया गया? तो पहला है जहां भी संभव हो कच्चे माल के व्यापार पर एकाधिकार करना और उन्हें ऊंची दरों पर बेचना, बी है भारतीय कारीगरों को नियत मात्रा में और नियत कीमत पर गुणवत्ता के उत्पाद उत्पादित करने के लिए बाध्य करना, सी है भारतीय व्यापारियों का किसी भी तरीके से प्रतियोगिता से निष्कासन और डी है मुक्त व्यापार की नीति, यानी जो फ्री ट्रेड पॉलिसी। तो क्वेश्चन नंबर 84 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मुक्त व्यापार की नीति, यानी फ्री ट्रेड पॉलिसी, यानी ये जो है ये नहीं अपनाया गया था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। दादा भाई नौरोजी द्वारा उनकी कृति पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में प्रस्तुत किए गए अपवाहन सिद्धांत यानी ड्रेन थ्योरी के शब्दों में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक समुचित रूप से परिभाषित करता है? यानी जो दादा भाई नौरोजी ने जो ड्रेन थ्योरी दी है उसका जो मेन अर्थ है उस थ्योरी का वो क्या है? तो पहला है कि भारत का राष्ट्रीय संपत्ति या कुल वार्षिक उत्पाद का एक हिस्सा ब्रिटेन को निर्यात किया जा रहा था, जिसके लिए भारत का कोई महत्वपूर्ण प्रतिफल नहीं मिलता था। बी है
कि भारतीयों के संसाधनों का ब्रिटेन के हित में उपयोग किया जा रहा है। सी है कि ब्रिटिश उद्योगपतियों का साम्राज्यिक शक्ति के संरक्षण के अधीन भारत में निवेश करने के अवसर दिए जा रहे थे। और डी है कि ब्रिटिश वस्तुएं भारत में आयातित की जा रही थी, जिससे देश जिससे देश दिनों-दिन आधिकारिक अधिकाधिक गरीब होता जा रहा था। तो जो ड्रेन थ्योरी का जो जो अर्थ निकलता था, वो उसमें बताया गया था कि भारत का जो राष्ट्रीय संपत्ति है, वो ब्रिटेन को हस्तांतरित की जा रही थी। उसके बदले में जो है भारत को कोई प्रतिफल नहीं प्राप्त होता था। तो 85 का जो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। भारत में उपनिवेशीय शासन काल में होम चार्जेस यानी भारत से संबंधित दोहन का महत्वपूर्ण अंग था। निम्नलिखित में से कौन सी निधि या निधियां होम चार्जेस का घटक संगठक थी? यानी होम चार्जेस में कौन कौन सी निधियां शामिल थी? तो पहला है लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग की जाने वाली निधि। दूसरा है भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग की जाने वाली निधि। तीसरा है भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। तो बता रहे हैं इनका जो कूट आधार वो सही कौन सा है? तो केवल एक सही है, बी 1 और 2 सही है, सी 2 और 3 सही है और डी है 1, 2 और 3 सही है। तो 86 का जो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका यानी ये सभी सही, यानी आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 है कि किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की? तो पहला है ईस्टर्न रेलवे, बी है मद्रास रेलवे, सी अवध तिरहुत रेलवे और डी ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। तो भारत में जो सबसे पहले जो रेलवे शुरू की थी, वो शुरू की गई थी आपकी जो है ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे के द्वारा। तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। दूसरा है सरकार रैयत को पट्टे देती थी। तीसरा है कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मोल निर्धारित किया जाता था। तो उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? तो पहला केवल एक सही है, बी है केवल 1 और 2 सही है, सी है 1, 2 और 3 सही है और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 88 का जो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ये तीनों कथन सही हैं, यानी आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देने हेतु थी। तो इस कथन के बारे में बताना है उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। दूसरा, उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया। तीसरा है उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों के निराकरण की आवश्यकता पर सर्वोपरि जोर दिया। तो बताना कौन से कथन सही है? तो पहला केवल 1, बी है केवल 2 और 3 सही है, सी केवल 1 और 3 सही है, डी है 1 और 2, 3 तीनों सही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 89 का जो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका केवल 1 जो है सही है कि उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है, जबकि प्राचीन ग्रंथों का व्याख्या जो है वो दादा भाई नौरोजी ने नहीं की थी, ये की थी दयानंद सरस्वती तथा सामाजिक बुराइयों का निरा निराकरण आवश्यकताओं सर्वोपरि है। तो ये 2 कथन जो है ये गलत हैं। तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ने चाय के व्यापारिक अधिकार को खो दिया, यानी कब खोया? तो पहला 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा, बी 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा, सी 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा और डी 1853 चार्टर एक्ट द्वारा। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है अपना व्यापारिक अधिकार जो है वो 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा खोया था। तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। तो ये रहा हमारा आज का जो है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। तो ये लगभग 90 क्वेश्चन भी हैं।
अगर आप लोग ये पूरा वीडियो देख लेते हैं, तो ये गारंटी के साथ कहता हूँ कि एक भी क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से गलत नहीं होगा। तो कल एक और नए टॉपिक मिलेंगे, तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।